हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मास मूवमेंट का कॉल किया। तो मुद्दा क्या है? प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड बैंक के एक इवेंट में क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने बोला एक वीडियो मैसेज के जरिए कि हमें एक मास मूवमेंट बनाना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। अगर हम रियल में कोई चेंज चाहते हैं तो हर एक आदमी को छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो ही वो इम्पैक्टफुल होगा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। उन्होंने मिशन लाइफ प्रोग्राम के बारे में बताया। तो मिशन लाइफ क्या होता है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करना चाहिए। फिर जो ग्लोबल इवेंट था वर्ल्ड बैंक का, उसका टाइटल क्या था? मेक इट पर्सनल, हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेंस में तो लिख ही सकते हो एज एन एग्जाम्पल, पर अदरवाइज प्रीलिम्स में भी कभी पूछ दिया कि टाइटल थीम क्या है, पहले ओलंपिक्स के बारे में पूछ चुका है, तो आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। उन्होंने एक अच्छा लाइन भी बोला जो आप कोटेशन की तरह यूज कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी फॉट फ्रॉम कॉन्फ्रेंस टेबल्स अलोन, इट हैज टू बी फॉट फ्रॉम डिनर टेबल्स एवरी होम। तो इसके लिए एक लाइन क्या बनता है? व्हेन एन आइडिया मूव्स फ्रॉम डिस्कशन टेबल्स टू डिनर टेबल्स इट बिकम्स अ मास मूवमेंट। ये स्टेटमेंट आप कोट कर सकते हो पीएम के नाम पे, कहीं पे भी आप कैंसर में एज अ कोटेशन, एथिक्स ऐसे, या आपको लगता है जीएस में भी ये स्टेटमेंट अच्छा रहेगा तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। फिर एक बात यह है कि अंडर मिशन लाइफ गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट लिया है, तो वो काफी स्प्रेडेड अक्रॉस डोमेन। एग्जाम्पल, मेकिंग लोकल बॉडीज environment फ्रेंडली, सेविंग वाटर, सेविंग एनर्जी, रिड्यूसिंग वेस्ट, ई वेस्ट, अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, नेचुरल फार्मिंग, प्रमोटिंग मिलेट्स। ये सब जो है मिशन लाइफ के अंतर्गत लिए हुए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स है। जिससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ओवर 22 बिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है बचेगा, 9 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो बचेगा, वेस्ट घटेगा 375 मिलियन टन्स, रिसाइकल ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट हो जाएगा, और 170 मिलियन डॉलर्स का एडिशनल कॉस्ट सेविंग जनरेट होगा बाय 2030 अंडर मिशन लाइफ। मिशन लाइफ में गवर्नमेंट क्या कर रहा है वो पूछेगा तो ये वाला पार्ट आप पॉइंट्स बना के लिख देना, और उसका आउटकम पूछेगा या एम पूछेगा, टारगेट पूछेगा, तो आप ये वाला पार्ट बना के लिख सकते हो मेंस के अंदर। और इसमें से प्रीलिम्स में भी कुछ पूछ सकता है, चांसेस कम है पर पूछ सकता है, तो हिसाब से हल्का अवेयरनेस होना ठीक है। फिर देखिए सेकंड आर्टिकल जो है लैंग्वेज के ऊपर है। आपको पता है कि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। सीपीएफ का जो कांस्टेबल जनरल का एग्जामिनेशन था, सीजीएल एग्जामिनेशन, आपको पता है कि अब ये एग्जाम इंडिया में काफी बच्चे देते हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होता है। तो तो अगर एग्जाम खाली हिंदी और इंग्लिश में लिया जाएगा तो ऑब्वियसली साउथ के बच्चे जो हैं वो एट अ डिसएडवांटेज रहेंगे इस केस में। तो वो इंश्योर करने के लिए, सिंस अभी पॉलिटिक्स चल रहा है, कर्नाटका में चुनाव भी है, साउथ इंडिया में कर्नाटका में भी ये मुद्दा उठ गया था, तो एमएचए ने रिसेंटली अनाउंस किया कि ये एग्जाम 15 भाषा में किया जाएगा, 13 रीजनल लैंग्वेज इंक्लूड किए जाएंगे। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो लैंग्वेज संबंधित अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और पास्ट में काफी सारे बातचीत चर्चा हुए हैं, और नॉर्थ साउथ में भी काफी सारा चर्चा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर नॉर्थ साउथ डिफिकल्टीज में क्वेश्चन आता है, नॉर्थ साउथ डिफरेंसेस में क्वेश्चन आता है, तो ये एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। या लैंग्वेज को लेकर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इंडिया में प्रॉब्लम है, उसमें ये वाला एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो मेंस के अंदर। जैसे लिथियम, आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में इन्फर किया गया था, तो इन्फर्ड लिथियम रिजर्व जो है उनका स्कोप बढ़ाने का बात चल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो जिस रीजन में दिखे थे उसके बाद भी उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन को वाइडन किया जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज इंडिया में बढ़ने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए लिथियम रिसोर्स मिलना इंडिया के लिए बहुत एडवांटेजेस रहेगा। और एट द सेम केस जबकि इंडिया अपना डिपेंडेंसी चाइना पे कम करना चाहता है, ये बात के लिए लिथियम रिजर्व फाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लिथियम अपने को मिलता है तो अपने कंट्री के लिए एज सच बेनिफिशियल रहेगा। तो ये अपडेट आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि हो सकता है अपने को और लिथियम मिले जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, रियासी डिस्ट्रिक्ट के एक्सपेंडेड एरियाज में। देखिए इस आर्टिकल में इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का बात किया जा रहा है। एक तो देखिए डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कोई किसको काला बोल दिया, पतला बोल दिया, तो मुंह पर इसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है ना। पर इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेक्शन 377 में जो कई लोग मानते हैं कि कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी को लोग इसमें किस कैटेगरी में मानते हैं, बिस्चैलिटी को लोग इस कैटेगरी में मानते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को रीड डाउन किया था, माने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था 2018 के अंदर। तो ये वाला प्रिंसिपल को रेज किया गया इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को। इसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उन्होंने इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को इन्वोक किया था और बताया था कि ये फंडामेंटल राइट को उतना ही वायलेट करता है इक्वली अंडर आर्टिकल 14 जितना कि कोई डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर उन्होंने बताया कि जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली सेक्स अंडर आर्टिकल 15(1) हैज टू बी असेस्ड नॉट बाय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट बट बाय द इफेक्ट दैट प्रोविजन हैज ऑन द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। आप सोचिए कि खाली
हम लोग को इस तरह से नहीं सोचना है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है खाली स्टेट के नज़रिए से देखना, गवर्नमेंट के नज़रिए से देखना, बट हम लोग को ये भी सोचना है कि जिस इंसान पे वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस पे क्या बीत रही है और फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ का। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे इक्विवेलेंट है। अभी सेम प्रिंसिपल पिटिशनर्स यूज़ करने वाले हैं चैलेंजिंग पर्सनल लॉज जो ओनली रिकॉग्नाइज करता है मैरिज बिटवीन मैन एंड वुमेन। फिर 2018 जजमेंट जब हुआ था तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी है उसको उन्होंने बताया कि ये सिर्फ प्राइवेसी सिक्योर करने में हेल्प नहीं करता, बट ये लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो फ्रीली नेविगेट कर सके अपने पब्लिक स्पेसेस में ऑन देयर ओन टर्म्स, फ्री फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस, जो कि सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट का यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी उन्होंने प्रेजेंट किया ऑन सेम सेक्स मैरिज जो 2003 में अलाउ किया गया था बाई 5-4 मेजोरिटी। उसके अंदर ये अलाउ किया गया था ड्यू टू ड्यू प्रोसेस क्लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज। तो अपने कंट्री के अंदर भी देखिए, आपको पता है अपने कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ चलता है, आर्टिकल 14 के अंदर अपना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो है ही। तो अभी सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स में क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ धीरे धीरे बढ़ा है पास्ट में कई सालों में। उस चीज को भी उन्होंने हाईलाइट किया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत सेम सेक्स मैरिज जो है उसको अलाउ किया जा सकता है। ये सब बात चल रहा है, तो ये इंडियन पॉलिटी के हिसाब से जानने लगे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि देखिए सेक्शन 377 के आधार पर सेम सेक्स मैरिज में काफी सारे क्वेश्चन उठ गए हैं पिछले 1-2-3 सालों के अंदर। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अभी सुनेगा इस केस को, जिसमें सेम सेक्स मैरिज के बारे में हम बात करेंगे। तो इस कंटेक्स्ट में आपको ये हल्का बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग होगा अबाउट इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब इकोनॉमी पेज में एक आर्टिकल है एमसीएलआर के ऊपर। कुछ बैंक्स ने एमसीएलआर इंक्रीज कर दिया जबकि आरबीआई ने अपना रेपो रेट चेंज नहीं किया, तो उसको देखते हुए एमसीएलआर क्या है, ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, प्रीलिम्स में पूछ भी सकता है। तो एमसीएलआर बेसिकली एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिसके नीचे बैंक पैसा लेंड नहीं कर सकता। बैंक से जो एमसीएलआर कैलकुलेट करता है आरबीआई के रेपो रेट के आधार पर करता है, प्लस उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट का परसेंटेज को मेजर करके करता है। इसमें कुछ फैक्टर जैसे कि डिपॉजिट रेट्स कितने होंगे, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कैश रिजर्व रेशियो कितना होगा, उसको ध्यान में रखते हुए एमसीएलआर को फिक्स किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए एमसीएलआर के बारे में। अब गिग इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर कुछ रिकमेंडेशंस भी दिया गया इस आर्टिकल में। इस अभी ब्लिंकिट में कुछ वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया, बोला कि उनका मंथली इनकम हाफ हो जाएगा ड्यू टू न्यू पे आउट पॉलिसी ऑफ द ब्लिंकिट। तो उसके आधार पे गिग इकोनॉमी का चैलेंजेस और फैक्ट्स कुछ बताया है। एक चीज आपको जानना यह है कि 2020-21 में इंडिया में लगभग 77 लाख वर्कर जो है वो गिग इकोनॉमी में इन्वॉल्व थे। लगभग 2.35 करोड़ हो जाएगा 2029-30 तक। जितना भी साढ़े माने जितना भी लाइवलीहुड वर्ल्ड में है उसका 4%, माने जितना भी लाइवलीहुड इंडिया में है उसका 4% लोग गिग इकोनॉमी में काम करें। तो इसमें की चैलेंजेस गिग इकोनॉमी का क्या आ रहा है कि जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। आपको जॉब मिला पर आपको नहीं पता कब तक मिला रहेगा। वेजेस का इरेगुलरिटी, जैसे अभी ब्लिंकिट का देख लिए, न्यू पे आउट पॉलिसी हुआ तो वेज चेंज हो गया उनको, इसी से उनको फर्क पड़ रहा है। उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे हमेशा क्वेश्चन रहता है। इसके लिए की रिकमेंडेशन क्या है? फिस्कल इंसेंटिव्स देना चाहिए ताकि और अधिक से अधिक वुमेन गिग इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो। कुछ फिस्कल इंसेंटिव्स देना चाहिए, टैक्स ब्रेक देना चाहिए, स्टार्टअप ग्रांट्स देना चाहिए फॉर कंपनीज जिनका पास लगभग 1/3 ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो वुमेन है या पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है थोड़ा और इक्वलाइज करने के लिए गिग इकोनॉमी को, जहाँ पे मैक्सिमम मेल वर्कर्स है। और अदरवाइज और रिकमेंडेशन आप ये भी लिख सकते हो कि जॉब सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव किया जाए, कुछ टेनर रखा जाए या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म रखा जाए। और उससे फिर क्या गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कोर स्ट्रक्चर जो गिग इकोनॉमी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज गिग इकोनॉमी प्रेफर करती है उनको उनको जॉब बेसिस पे सैलरी देना होता है। ये गिग इकोनॉमी का कोर प्रिंसिपल है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको गिग इकोनॉमी कॉन्सेप्ट अवेयरनेस होना चाहिए इकोनॉमी में। कभी भी इस पे एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है 10 नंबर का एटलीस्ट, और प्रीलिम्स में इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। तो आपको पूछ सकता है, आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए पूछ सकता है। ये एक डेटा याद रख सकते हो कि रिटेल ट्रेडिंग सबसे ज्यादा गिग इकोनॉमिक वर्कर जो है वो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में, उसका रिटेल में, उसका ट्रांसपोर्टेशन में। ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मैनेज करने इकोनॉमी बोल सकता है, या सीधा पूछ सकता है इनमें से किसमें से सबसे ज्यादा, इनमें से कौन से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गिग गिग वर्कर्स है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर वर्ल्ड पेज में सूडान में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके ऊपर बात चल रहा है। फिर जापान के पीएम पे कोई बम फेंक के भाग गया, तो उसको पीएम बच गया, उसको कुछ हुआ नहीं। फिर ईरान प्रेसिडेंट जो है वो पैलेस्टीनियन जो गाजा में रहते हैं उनको एड्रेस किया पहली बार। जर्मनी का लास्ट न्यूक्लियर प्लांट का कुछ फाइनल आवर्स है, फिर से क्लोज कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ बेसिक बातें हैं अब रिपोर्ट की गई हैं। इसमें एग्जाम में डायरेक्टली पूछने का कोई मुद्दा नहीं है। मैपिंग के टर्म से आप गाजा स्ट्रिप क्या होता है पता कर सकते हो, सुडान कहाँ पे लोकेटेड है वो पता कर सकते हो, उसके पास कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है तो रिवाइज कर सकते हो। बस दैट्स इट। तो यही था आज के न्यूज़पेपर में। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जस्ट ये है कि आपको, जैसे आप लोग ये डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ पढ़ रहे हो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी तरह आप में से किसी को अगर बिजनेस न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो आप लोग एक एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है फंड यू बोल के,
जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें आप लोग उसमें जाके आप लोग बिजनेस न्यूज फॉलो कर सकते हो, अगर आपको वैसा इंटरेस्ट है तो। सिमिलरली और भी कोई मेजर, अगर मेरे पास कोई सजेशन या रिकमेंडेशन होगा आप लोग के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका डाल दूंगा। आप लोग रेगुलरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो करते रहेंगे तो आप लोग को ऐसे लिंक्स और रेफरेंसेस के बारे में जानकारी मिलता रहेगा। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।